हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो पॉलिटी की रैपिड रिवीजन सीरीज के अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ से प्रश्न हर साल लगभग आ जाता है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो कोर्ट सिस्टम है ना, जुडिशरी जो है, वहां से प्रश्न आते हैं। यहाँ पे स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स दोनों से आता है प्रश्न। तो कहाँ पे वर्णन है? भाग 5 में आर्टिकल 124 से 147 के बीच में। उद्घाटन जो सुप्रीम कोर्ट है उसका कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को। एकीकृत न्यायालय है, मतलब अधीनस्थ न्यायालय से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक एक एकीकृत व्यवस्था है, जहां पे ऊपर का जो कोर्ट है वो नीचे के कोर्ट को कंट्रोल करता है, या फिर नीचे के कोर्ट के मामले जो है वो ऊपर के कोर्ट तक अपील में जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था ग्रहण किया गया है। उस समय पे संघीय न्यायालय था, और संघीय न्यायालय के स्थान पे हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट अपनाया। साथ में ही जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसने ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल का भी स्थान लिया है। पहले ब्रिटेन का प्रीवी काउंसिल जो है वो अपील का सर्वोच्च स्थान हुआ करता था, अब सुप्रीम कोर्ट हो गया है। संरचना एवं नियुक्ति की बात करें तो वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं सीजीआई सहित। मूल रूप से मूल संविधान में 8 न्यायाधीश थे। नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज से परामर्श के पश्चात। परामर्श पे विवाद हुआ था, इस पे 4 जजों के मामले में क्लियर हुआ। प्रथम जज जो मामला है वो 1982 में आया। इसमें कहा गया कि परामर्श का मतलब परामर्श ही है, सहमति नहीं है। लेकिन द्वितीय मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीश की सलाह जो है वो मात्र परामर्श नहीं है, वो परामर्श बाध्यकारी है। और परामर्श किससे लिया जाएगा? सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा, तो सीजीआई से और 2 वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट जज से। फिर आया तृतीय मामला 1998 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सलाह है वो केवल 2 जज से नहीं लिया जाएगा, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 वरिष्ठ जजों से लिया जाएगा। और अगर ये 4 में से 2 जज भी, है ना, 2 जज भी किसी न्यायाधीश के नियुक्ति के पक्षधर नहीं रहे तो सलाह नहीं भेजा जाएगा, मतलब उस जज की नियुक्ति नहीं होगी। फिर आया चतुर्थ जज। ये कब आया? तो जब संसद ने एनजेएसी पारित किया था। एनजेएसी बेसिकली जजों की नियुक्ति की एक व्यवस्था थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2015 में कि एनजेएसी जो व्यवस्था है वो असंवैधानिक है, और कोलेजियम व्यवस्था ही संवैधानिक है, वही चलती रहेगी, है ना। सीजीआई जो नियुक्ति है, सीजीआई की नियुक्ति, उसकी परंपरा क्या है? तो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश रहेंगे, सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, तो क्या परंपरा रहेगी? तो जो सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ जज रहेंगे उन्हीं को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। हालांकि 2 बार इस परंपरा को तोड़ा गया है। कब कब? 1973 में और 1977 में। अब आते हैं अर्हताएं, शपथ और वेतन। अर्हता क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा हाई कोर्ट में न्यूनतम 5 वर्ष के लिए जज होना चाहिए, या अधीनस्थ और उच्च न्यायालय दोनों में मिलाकर के 10 वर्ष तक वकील का काम करना चाहिए, या तीसरा राष्ट्रपति के मत में एक सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। संविधान में सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट के जज कहाँ लेंगे? तो राष्ट्रपति के समक्ष या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति के समक्ष। वेतन भत्ते संचित निधि पे भारित होता है, मतलब मतदान नहीं होगा, केवल चर्चा हो सकता है। संसद द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है वेतन भत्ते में, है ना। वित्तीय आपातकाल में सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन जो है वो कम किए जा सकते हैं। कार्यकाल और निष्कासन संबंधी क्या प्रावधान है? तो जो संविधान है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों के कार्यकाल तय नहीं है कि 5 वर्ष होगा, 6 वर्ष होगा, 7 साल होगा, ऐसा है ना, है ना, ये वर्णन नहीं है। बस ये लिखा है कि अधिकतम जो है 65 वर्ष तक अपने पद पे रहेंगे। त्यागपत्र किसे दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज? तो राष्ट्रपति को। संसद महाभियोग की प्रक्रिया लगा करके हटा सकती है। संसद महाभियोग जो प्रस्ताव है वो पारित करेगी, राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उसको अनुमति देगी और वो जज हट जाएंगे। महाभियोग की प्रक्रिया जो है कब लगाई जाती है? तो दुर्व्यवहार और सिद्ध कदाचार 2 ही आधार पे। प्लस में वो प्रस्ताव जो है उसी सत्र में पारित होना चाहिए, कोई अलग सत्र में नहीं, है ना। और विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत कहने का मतलब है कुल सदस्यता का बहुमत, जितने सदस्य हैं उसका बहुमत, और प्लस में उपस्थित और मतदान का 2/3। कहाँ पे वर्णन है न्यायाधीशों के हटाने की संबंधी प्रक्रिया के विषय में? तो ये पूरा संविधान में विस्तृत वर्णन नहीं है। इसके लिए एक एक्ट बना था, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। इसमें प्रक्रिया का वर्णन है। निष्कासन जो प्रस्ताव है लोकसभा में आएगा तभी जब 100 सदस्य कम से कम पारित करें, और राज्यसभा में तभी आएगा जब 50 सदस्य जो है वो उस चीज के लिए प्रस्ताव रखें। अध्यक्ष और सभापति जो है वो महाभियोग की प्रस्ताव जब आएगा तो उसको स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। जब स्वीकार हो जाएगा तो 3 सदस्यीय समिति बैठेगी। कौन कौन होंगे 3 सदस्यीय समिति में? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, फिर हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश होगा, और तीसरा प्रतिष्ठित न्यायवादी होगा। अगर समिति दोषी पाती है तो फिर सदन के पास जाएगा, और सदन अगर मतदान कर देता है तो फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति आदेश देंगे और वो जज हट जाएंगे। पहला महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो वी रामास्वामी के ऊपर लगा था, और समिति ने उसको दोषित भी पाया था।
है ना। लेकिन महाभियोग प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई क्योंकि जो कांग्रेस है वो मतदान से पीछे हट गया। अब आते हैं कार्यकारी, तदर्थ और सेवानिवृत्त न्यायाधीश। कार्यकारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कब नियुक्त होगा, तो, है ना, तो राष्ट्रपति इसे नियुक्त करेंगे और तब नियुक्त करेंगे जब सीजेआई का पद जो है वो रिक्त हो। दूसरा, अस्थायी रूप से कोई सीजेआई जो है अनुपस्थित हो। तीसरा, जब सीजेआई अपना दायित्व निर्वहन नहीं कर पा रहा हो, तब फिर कुछ समय के लिए कार्यकारी सीजेआई को नियुक्त करते हैं। तदर्थ न्यायाधीश कब नियुक्त होगा, तो जब सुप्रीम कोर्ट में जज के काम करने के लिए कोरम जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, है ना, तब जो है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। कौन नियुक्त करेगा, तो सीजेआई करेगा। संबंधित मतलब जहां से भी जजों को लाया जा रहा है तो संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से पहले परामर्श की जाएगी और राष्ट्रपति से मंजूरी ली जाएगी, तब फिर उस व्यक्ति को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। और जब वह व्यक्ति काम करेगा तो उसके पास सुप्रीम कोर्ट के जज के समान अहर्ता होनी चाहिए, तभी उसको सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। और उसकी शक्तियां जब वो काम करेगा सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान रहेगी। सेवानिवृत्त जज को भी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकते हैं कुछ देर के लिए, ताकि काम इफेक्टिव हो सके, है ना। कौन नियुक्त करेगा, तो सीजेआई नियुक्त करेगा। और कैसे नियुक्त करेगा, तो राष्ट्रपति की अनुमति से और हाईकोर्ट मतलब हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो भी सेवानिवृत्त जज है उसकी पूर्व अनुमति से, ठीक है। और वेतन भत्ते जो है वो राष्ट्रपति तय करेगा। और मजे की बात यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट में काम करेंगे लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं माने जाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। स्थान और प्रक्रिया क्या है, सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्णन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करता है, नोट करने वाली बात है ना। कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली घोषित करता है और साथ में सीजेआई को एम्पावर करता है कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से वो सुप्रीम कोर्ट का स्थान जो है अन्य स्थानों पे भी तय कर सकता है। न्यायालय की प्रक्रिया जो है उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है, वो न्यायालय की प्रक्रिया संबंधी नियम बना सकता है लेकिन राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्वतंत्रता संबंधी कुछ प्रावधान है, जैसे कि नियुक्ति का तरीका, है ना। देखिए आपने कॉलेजियम के थ्रू सुप्रीम कोर्ट खुद ही तय कर रही है। फिर कार्यकाल सुरक्षा, महाभियोग की प्रक्रिया है, निश्चित सेवा शर्तें, नियुक्ति के पश्चात परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। फिर उनके वेतन भत्ते संचित निधि पे भारित होंगे, मतलब मतदान नहीं किया जाएगा, बस चर्चा हो सकता है। जब न्यायाधीश जो है कार्य कर रहे हो उनके आचरण पर बहस नहीं हो सकती, सिवाय जब उनको हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो। फिर सेवानिवृत्ति के पश्चात जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी वकालत पे रोक है, अवमानना की दंड शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के पास, और स्टाफ नियुक्ति में स्वतंत्रता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है अपने न्यायालय के स्टाफ की नियुक्ति स्वयं कर सकता है। फिर संसद जो है न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं कर सकती है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारतीय नागरिकों के अधिकार का गारंटर है और सीधा सीधा यही सवाल आया हुआ था यूपीएससी प्रीलिम्स में। कुछ अलग अलग भागों में बांटा गया है सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को। एक है मूल क्षेत्राधिकार, इसमें कौन से मामले आते हैं, तो जब केंद्र और राज्य का विवाद हो या राज्य राज्य के बीच का विवाद हो। विवाद कैसा होना चाहिए, तो विवाद जो है विधिक प्रकृति का होना चाहिए और संघीय रूप से विवाद होना चाहिए। संघीय वही केंद्र या राज्य राज्यों के बीच में, है ना। ये जो है सुप्रीम कोर्ट का विशेष मूल न्याय क्षेत्र है। हालांकि हाईकोर्ट भी मामले सुनते हैं प्रैक्टिकली, आप देखेंगे केंद्र और राज्य के बीच का विवाद का, लेकिन ऐसा लिखा हुआ था लक्ष्मीकांत में कि ये विशेष मूल न्याय क्षेत्र है। इसका कहने का मतलब है कि केवल सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, है ना। हालांकि प्रैक्टिकली आप देखेंगे, न्यूज फॉलो करेंगे तो हाईकोर्ट भी सुनता है। कौन कौन से मामले मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आएंगे, तो अगर कोई नागरिक मामला लाता है राज्य के खिलाफ तो इसमें अंतर्गत नहीं आएगा। पूर्व संवैधानिक संधि से उत्पन्न, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो मामले थे उसके ऊपर अगर उत्पन्न होता कोई विवाद तो वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएगा इस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। और अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधी बाकी कुछ और भी मामले हैं, जैसे कि वित्त आयोग को संदर्भ किए हुए मामले, वो भी नहीं आएंगे इसके अंतर्गत। फिर आता है रीट क्षेत्राधिकार, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में, तो यहाँ पे डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे। हाई कोर्ट के पास ज्यादा रीट क्षेत्राधिकार है, ये भी डिस्कस किया था, है ना। फिर है अपीलीय क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट के पास संवैधानिक, दीवानी, आपराधिक सभी मामले में अपीलीय क्षेत्राधिकार है। साथ में ही सुप्रीम कोर्ट के पास विशेष अनुमति अपील भी है ना। और ये सुप्रीम कोर्ट की विवेकानुसार शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट जो है किसी मामले में कह सकती है कि हाँ हम इसे जो है विशेष अनुमति अपील के अंतर्गत मामले को सुप्रीम कोर्ट आने की अनुमति देते हैं। दो मामलों में सुप्रीम कोर्ट में स्व अपील होगी, कब कब, तो जब हाई कोर्ट ने किसी व्यक्ति के दोष मुक्ति को पलट करके मौत की सजा दी हो, दूसरा हाईकोर्ट ने अधीनस्थ न्यायालय से मामला अपने पास मंगवाया हो और हाईकोर्ट ने उस मामले में फांसी की सजा दी हो, तो यहाँ पे व्यक्ति को अपील करने की भी जरूरत नहीं है, अपील खुद ही होगा सुप्रीम कोर्ट में। फिर आता है सलाहकार क्षेत्राधिकार। सलाहकार क्षेत्राधिकार जो है
दो मामले में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को सलाह के लिए भेज सकता है। कब कब? एक है सार्वजनिक महत्व का मामला, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सलाह दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। दूसरा मामला है पूर्व संवैधानिक संधि से उत्पन्न मामले में, इसमें सुप्रीम कोर्ट बाध्य है सलाह देने के लिए। लेकिन मजे की बात यह है कि राष्ट्रपति दोनों मामले में सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। फिर आता है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय कहने का क्या मतलब है? अभिलेख न्यायालय कहने का मतलब दो है। एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आगे के लिए साक्ष्य के रूप में रखा जाएगा और विधिक संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाएगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला का सेम वैल्यू होगा जो संसद की विधि का है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को जो है अवमानना पर दंड देने की शक्ति होगी। फिर आता है न्यायिक समीक्षा। जो सुप्रीम कोर्ट है वो केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा बनाए गए विधि या संशोधन की संवैधानिकता को जांच कर सकता है और उसे संवैधानिक या असंवैधानिक करार दे सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता और विवेचन करता है। अगर पूछे कि कौन है तो सुप्रीम कोर्ट है। अन्य शक्तियां क्या है सुप्रीम कोर्ट की? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की जब आचरण संबंधी मामला रहेगा कदाचार का, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट अगर उनको दोषी पाती है तो सुप्रीम कोर्ट की जो सिफारिश है वो राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी रहेगी, है ना। साथ में सुप्रीम कोर्ट जो है स्वयं की फैसले की समीक्षा कर सकती है। एक हाईकोर्ट से अन्य हाईकोर्ट में कोई मामला स्थानांतरण कर सकती है ना। निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो विधि समान प्रभावी रहेंगे, जो अभी डिस्कस किया हम लोगों ने। सुप्रीम कोर्ट जो है सभी न्यायालय के ऊपर अधिच्छन सुपरविजन का पावर रखती है एक्सेप्ट सैन्य न्यायालय, है ना। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता की कुछ कैटेगरी है, डिवाइड किया गया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी 3 कैटेगरी है। वरिष्ठ अधिवक्ता, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और अन्य अधिवक्ता। वरिष्ठ अधिवक्ता के अंतर्गत क्या चीजें हैं? सबसे पहली बात, इसे मान्यता कौन देता है? न्यायालय मान्यता देता है। क्या कंडीशन है? तो विशेष संविधान का ज्ञाता होना चाहिए, ये सब चीजें है ना। वरिष्ठ अधिवक्ता जो है वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना बहस नहीं कर सकता और अधीनस्थ न्यायालय में जब वरिष्ठ अधिवक्ता जाएगा तो वो कनिष्ठ के बिना पेश नहीं होगा। दूसरा है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, है ना। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड प्रस्तुत कर सकते हैं और अपील फाइल कर सकते हैं। तो केवल वर्ड भी लिखा हुआ है लक्ष्मीकांत में, मैं थोड़ा डाउट कर रहा हूँ, एक बार आप लोग सर्च करिएगा। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बारे में कहा गया है कि केवल ऐसे ही अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड प्रस्तुत कर सकते हैं और अपील फाइल कर सकते हैं। अन्य अधिवक्ता में कौन आएंगे? तो जो बार काउंसिल में जो रजिस्टर्ड है ना, ये सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज और मामला दायर करने का अधिकार नहीं रखते हैं, है ना। केवल कौन रखेंगे? तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। तो अब नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। पढ़ते रहिए, प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है ना। थैंक यू सो मच।